पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वक्फ संशोधन कानून के बाद पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों खासकर मुर्शिदाबाद में फैली हिंसा को लेकर। क्या इस हिंसा के पीछे सिर्फ वक्फ कानून संशोधन की ही नाराज़गी है या फिर कोई बड़ी साजिश इसके पीछे है? और इससे पहले कि हम आज के वीडियो और इस हिंसा की घटना की जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसकी चर्चा करें, आइए सबसे पहले देख लेते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो आपकी आंखें खोल देंगे कि पश्चिम बंगाल में आखिर क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी किस तरह से असंतुलित हो चुकी है और पश्चिम बंगाल में आगे क्या होने वाला है। आइए सबसे पहले देखते हैं ये वीडियोस। मार रंडी का लड़का, मार तेरा महाकापुर में मार, मार रंडी का लड़का लोग के, मार तेरा महाकापुर में मार, मार रंडी का लड़का लोग के। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को अरे लातों के भूत बातों से कहां। कुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, 69,000 टीचर चाकरी আছে। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का। दोस्तों, आपने कुछ वीडियोस देखे, कुछ वीडियोस आपको विचलित ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि आपने शायद इस तरह के दृश्य कभी पश्चिम बंगाल में न देखे हों। और जिस तरह से मुर्शिदाबाद और अन्य ज़िलों में हिंसा भड़की है उससे अब साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। और पश्चिम बंगाल में जो भी हिंसा फैली, अगर आप ये समझते हैं कि उसके लिए सिर्फ वक्फ एक्ट संशोधन कानून जिम्मेवार है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक की जांच में जो कुछ सामने आया है वो ये कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा भड़की है उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ये साजिश रची गई दो देशों द्वारा। पश्चिम बंगाल की हिंसा की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इनिशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हुआ दरअसल उसकी प्लानिंग 1 महीना पहले कर ली गई थी। ये प्लानिंग की गई थी रामनवमी के मौके पर हिंसा भड़काने की। बाकायदा रिक्रूटमेंट की गई थी, लोगों की एक सूची तैयार की गई थी, बाकायदा ड्यूटीज लगाई गई थी कि रामनवमी के मौके पर कहाँ पर पत्थरबाजी करनी है, कहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकना है और कहाँ पर रेल्स रोकनी है और कहाँ पर लूटपाट करनी है और कहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के घरों को निशाना बनाना है। लेकिन इस बीच में वक्फ एक्ट संशोधन हो गया और उससे जो उपद्रवी थे, जो उनके आका थे बांग्लादेश में बैठे हुए, वो सतर्क हो गए और उन्होंने हिंसा भड़काने का एक बहाना ढूंढ लिया। इनिशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो लोग इस हिंसा में शामिल थे उनकी एक लिस्ट बनाई गई थी। कम से कम 500 रुपये पर प्रतिदिन एक व्यक्ति को हायर किया गया था। जिन लोगों को हिंसा भड़कानी थी, कितनी हिंसा भड़कानी है उसके मुताबिक उनके लिए इनाम भी तय किए गए थे। और अब पश्चिम बंगाल के एक गैर सरकारी संस्था NGO का नाम भी सामने आ रहा है, उसके खाते खंगाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उससे टर्की से यानी तुर्की से मदद आई थी। मदद किसने की, कितनी मदद आई, ये तो पूरी जांच होने के बाद सामने आएगा। लेकिन अब ये जो साजिश है वो बेपर्दा हो रही है। जिस दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काई जा रही थी उस दौरान
पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से 71 फ़ोन कॉल्स की गई थी और ये फ़ोन कॉल्स कर रहे थे 2 कट्टरवादी संगठनों के कर्ता धर्ता, और वो पश्चिम बंगाल में उपद्रवियों के साथ जुड़े हुए थे। बाकायदा जो भी वायलेंस हो रही थी, हिंसा हो रही थी, उसकी निगरानी कर रहे थे सोशल मीडिया के जरिए। ऐसा जांच में सामने आया। और आपने तस्वीरें देखी कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी है वो से लगता था कि ये पश्चिम बंगाल है ही नहीं, ये तो बांग्लादेश है। किस तरह से लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। अल्पसंख्यक समुदाय, यानी मैं हिंदू समुदाय की बात कर रहा हूं, उनकी महिलाओं को निशाना बना रहे थे, उनके धार्मिक स्थलों को तहस नहस कर रहे थे, उनके घरों को आग लगा रहे थे। हमने देखा कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो पीड़ित हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके घरों में घुसकर एलपीजी गैस के सिलेंडर खोल दिए गए, आग लगा दी गई, उनके मवेशी जलाए गए। महिलाओं के सामने शर्त रखी गई कि अगर वो अपने पुरुषों की जान बचाना चाहती हैं तो अपनी इज्जत उनके हवाले करें। कुछ महिलाओं के कथित तौर पर रेप भी हुए। हिंसा इतनी ज़्यादा भयावह थी, इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि आपका या किसी भी सामान्य व्यक्ति का कलेजा कांप सकता है। पश्चिम बंगाल में ये हिंसा क्यों भड़क रही है, क्या कारण है, और जिन इलाकों में हिंसा भड़की है वहाँ पर क्या चल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी पूरी तरह से उथल पुथल उसमें हो चुका है, असंतुलित हो चुकी है। जिन जगहों पर किसी समय में हिंदू बहुल क्षेत्र थे, वहाँ पर अब जो घुसपैठिए हैं पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुके हैं, चाहे वो रोहिंग्यास हों या फिर बांग्लादेशी दूसरे मुसलमान हों, वहाँ पर आ गए हैं। धीरे धीरे स्थानीय जो लोग थे उनके व्यापार पर, उनकी ज़मीन पर, उनके घरों पर, उनके बागीचों पर कब्जा जमा चुके हैं। और पहले वो मजदूर बनकर आते हैं, धीरे धीरे उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लेते हैं, महिलाओं को निशाना बनाते हैं। और अब हालात ये है कि हिंदुओं को अपने ही देश में, पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में जहां उनकी संपत्ति थी, उनके घर थे, जिनकी दुकानें लूटी गई, अब उनको अपने ही देश में शरणार्थी बनकर मालदा में शरण लेनी पड़ी है। सैकड़ों की संख्या में हिंदू बेघर हुए हैं। और इसमें जांच में अब तक जो सामने आया है या प्रत्यक्षदर्शियों ने जो भी बताया है वो ये कि पश्चिम बंगाल की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस के सामने ही दुकानों में लूटपाट हो रही थी, घर जलाए जा रहे थे या हिंसा की जा रही थी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। पुलिस ने कुछ मदद लोगों की नहीं की, ऐसा पीड़ित बता रहे हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार ने वहां पर पहला मिलिट्री भेजी, उसके बाद हालात काबू करने में कोई समय नहीं लगा। इस वक्त मुर्शिदाबाद में सन्नाटा पसरा हुआ है। उपद्रवियों को पीट पीट कर जो हमारे सैनिक हैं उनको भगा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति पर फिलहाल नियंत्रण है। लेकिन पश्चिम बंगाल की हिंसा से जो सबक लेने की जरूरत है वो ये कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी अरसे से जो डेमोग्राफी को प्रभावित करने की बातें हो रही है, उसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। पड़ोसी राज्य नागालैंड, असम, वहाँ पर भी यही हालात हैं। और धीरे 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 करके कट्टरवाद बढ़ रहा है। जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो वहाँ के असली बाशिंदे हैं, स्थानीय नागरिक हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और कट्टरवाद और हिंसा फैलाना वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं अब ममता बनर्जी की मजबूरी भी देख लीजिए। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में यह कहा कि जो कुछ भी है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार जिम्मेवार है। ममता बनर्जी ने यह भी मान लिया है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए घुसपैठिए जिम्मेवार हैं, बांग्लादेशी लोग जिम्मेवार हैं। लेकिन वहीं ममता दीदी ये भी कहती हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उसकी रक्षा तो बीएसएफ करती है। बीएसएफ नाकाम हुई, घुसपैठिए अंदर आ गए। सवाल यह है कि घुसपैठिए अगर अंदर आए, उनके पहचान पत्र किसने बनाए, उनके आधार कार्ड किसने बनाए, उनके वोटर आईडी कार्ड किसने बनाए, उनको ये अधिकार किसने दिया कि घुसपैठिए जो हमारे नागरिक भी नहीं है वो वहाँ पर आकर कारोबार करें और वहाँ पर वहाँ की शांति भंग करें। उसके लिए कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार भी जिम्मेवार है। खैर, ये राजनीति की बात है। ममता बनर्जी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल यह है कि भारत में घुसपैठ को क्यों नहीं रोका जा रहा है। वहीं एक तरफ से जहां घुसपैठिए 1.5 करोड़ के आसपास, चाहे वो रोहिंग्यास हो या दूसरे बांग्लादेश घुसपैठिए हों, देश के कई हिस्सों में फैले हुए, उनको वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ कोई भी नरमी न बरती जाए, उनको अपने देश वापस भेज दिया जाए। ये इंतजार है कि केंद्र सरकार कब इन घुसपैठियों को अपने देश बाहर भेजती है लताड़ लगाकर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें सुझाव भी दें।
ताकि हम अपने कंटेंट को उसी तरह से आपके लिए परोस सकें। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।